नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान ने यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का लगाया आरोप। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात का स्मार्ट सिटी अहमदाबाद हुआ पानी पानी, 8,000 करोड़ के बजट पर उठने लगा है सवाल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत गुजरात में 2017 जैसा करिश्मा क्या फिर दोहराएंगे, मोदी अमित शाह को घेरने की बनाई ये रणनीति। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार के महंगा विदेशी कोयला खरीदने पर उठे सवाल, उपभोक्ता परिषद ने की पीएम मोदी से जांच की मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी के ईडी समन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 21 जुलाई को है पेशी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आजम खान ने यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल हो रहा है और सारा काम रुक गया है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तारों से घेरा बांध दिया गया है और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं जा सकता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन तारों की घेराबंदी इस तरह की गई थी कि यूनिवर्सिटी में जाना ही संभव नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सिब्बल ने इस बाबत तस्वीरें भी कोर्ट को दिखाई और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से की जमीन को जब्त करने का आदेश दिया था, लेकिन 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार के वकील ने ये कहा कि ये घेराबंदी सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के आदेश से पहले ही कर ली गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद हो गया पानी पानी, 8,000 करोड़ के बजट पर अब उठने लगे सवाल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आधा गुजरात बाढ़ की चपेट में है, कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं और बस मदद के लिए नाव का इंतजार है। हालत यह है कि मंगलवार को एक ही दिन में 14 लोगों की बाढ़ से जान चली गई और मौजूदा बारिश में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी में सबसे ज़्यादा कहर बरपा है और यहाँ कई इलाके लबालब हैं। घरों में पानी घुस आया है, सामान तैर रहे हैं, पानी के थपेड़ों से दीवार तक दरकने लगी है। तापी में दोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम लबालब होने से मिंडोला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। राम जी मंदिर के सामने से गुजरने वाला नदी पर बना पुल भी लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, गुजरात में भारी बारिश से यहाँ पर बाढ़ से 8,000 करोड़ के बजट पर सवाल उठने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत गुजरात में 2017 जैसा करिश्मा क्या फिर से दिखाएंगे, मोदी और अमित शाह को घेरने की बनाई ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भाजपा के अभेद्य गढ़ गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस की कमान सौंपकर पार्टी आला कमान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हर हाल में गुजरात विधानसभा में जीत चाहिए। पार्टी आला कमान को भरोसा है कि ये काम सिर्फ राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने गहलोत को खुलकर बैटिंग करने का अवसर दिया है। कांग्रेस ने गहलोत की सलाह पर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया था। गहलोत के कहने पर ही गुजरात के 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थानी लगाए गए हैं और गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने 2017 में गुजरात प्रभारी रहते हुए चुनावी चौसर पर अपनी राजनीतिक चालों से भाजपा को 100 सीटों से कम पर लाकर पटक दिया था। कांग्रेस को जीत के मुहाने पर वो ले गए थे। हालांकि अंतिम समय में सूरत जिले से बाजी पलट गई और कांग्रेस को वनवास से मुक्ति नहीं मिल पाई। सूरत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस आला कमान ने हाल ही में सीएम अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती आ रही भाजपा का 2017 के चुनाव में सबसे कमजोर प्रदर्शन था और ये माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद भाजपा की सरकार नहीं बन पाती।
सीएम गहलोत ने गुजरात में सत्ता पलट के भाजपा के ऑपरेशन लोटस को भी धराशाही कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, राजस्थान में क्या होंगे परिणाम, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ सरकार के महंगा विदेशी कोयला खरीद पर उठने लगे सवाल, उपभोक्ता परिषद ने की पीएम मोदी से जांच की मांग। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा घरेलू कोयले से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा महंगा विदेशी कोयला खरीदने के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार के निर्णय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब घरेलू कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है तब फिर महंगा विदेशी कोयला क्यों खरीदा जा रहा है। दोस्तों, परिषद अध्यक्ष ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से एक स्वतंत्र समिति बनाकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। और इस बीच राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए 5.46 लाख टन विदेशी कोयला खरीदना संबंधी पत्र बुधवार को कोल इंडिया को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और केंद्रीय ऊर्जा सचिव को पहले ही अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से संबंधित पत्र जा चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी खबर, सोनिया गांधी के ईडी समन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 21 जुलाई को होगी पेशी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक कर 21 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और इस मामले में पार्टी की ओर से एक और अहम बैठक बुलाई गई है, जहां सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी और पीसीसी प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा और अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। बैठक में शीर्ष नेता विरोध मार्च और अन्य जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने फायदे के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। 2020 में सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए यह आरोप शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। मैहर से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में मुझे पीड़ा देता है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र का दौरा करता रहता हूं और मैं देखता हूं कि पटवारी से लेकर शीर्ष तक के अधिकारी किसी खास पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं। भाजपा को वोट दिलाने के लिए ये अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं एक बीजेपी विधायक हूं, लेकिन जब मैं इस तरह की घटनाएं देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। इस देश में आज 2 मिनट में सरकार गिराई जा सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी यही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारायण त्रिपाठी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा में कोई तो है जिसने सच बोलने की हिम्मत की है। बधाई और धन्यवाद नारायण त्रिपाठी जी, आपने हजारों प्रतियोगियों के दर्द को सामने लाया है। पीठासीन अधिकारियों ने लोकतंत्र का खुले तौर पर गला घोंट दिया है। विधायक त्रिपाठी की पहचान एक दलबदलू नेता के रूप में रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर बैन के बाद राजनीति शुरू, कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। जी दोस्तों, मानसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की सूची तैयार की है जिसके बोलने पर लोकसभा और राज्यसभा में मनाही होगी। खास बात यह है कि इस लिस्ट में ऐसे कॉमन शब्द शामिल हैं जिनका बोलचाल की आम भाषा में भरपूर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को असंसदीय माना जाएगा। और कांग्रेस ने जुमलाजीवी और कई अन्य शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या? कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है? शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में यह नियम लागू हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नई बुकलेट में कहा गया है कि जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट जैसे शब्दों को लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जिन शब्दों को असंसदीय बताया गया है उनमें कुछ बेहद सामान्य शब्द हैं और बोलचाल के दौरान धड़ल्ले से प्रयोग में किए जाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं
शिवपाल ने खोले सियासी पत्ते, प्रसपा को फिर से खड़ा करेंगे, कहा अखिलेश ऐसा करें तो आजमगढ़ का रण मैं जीत जाता। सीएम शिवराज को उमा का अल्टीमेटम, शराबबंदी को लेकर 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का दिया संकेत। आर्थिक हालातों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, पेश किए 2014 से लेकर 22 तक के आंकड़े। खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम गहलोत का फैसला, पुरस्कार राशि 5 गुना बढ़ाई। राष्ट्रपति बना तो नागरिकता कानून लागू नहीं होने दूंगा, असम में यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। असल मुद्दों में जनता का ध्यान भटका रही मोदी सरकार, इमरान का बयान। लखीमपुर खीरी कांड आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, हिजाब और राम सेतु मामले को इस दिन सुनेगा कोर्ट। हवाई जहाज से पटना पहुंचा बैलेट बॉक्स, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 की तैयारी। जेडीयू ने फिर दोहराई बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, श्रवण कुमार बोले चाहिए ही चाहिए। श्रीलंका में कुछ साल पहले की स्थिति जैसी भारत की मौजूदा स्थिति, महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया ऐसा दावा। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर, गुजरात में हाहाकार, महाराष्ट्र में लोग बेहाल, धीमी जिंदगी की रफ्तार। अलग विधानसभा सचिवालय और हाईकोर्ट बनाने की मांग कर हरियाणा के पक्ष को कमजोर कर रही है भाजपा, अभय सिंह चौटाला का बयान। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से निवेदन की वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइए। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है और हिजाब और राम सेतु मामले को इस दिन सुनने वाला है कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई व्यवस्था अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शनों के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर उसका पक्ष सुने जाने की अपील की थी। वकील हर्ष अजय सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही स्कीम के 24 जून से लागू होने पर रोक की मांग की गई है। एक अन्य वकील ML शर्मा ने भी एक जनहित याचिका दाखिल कर अग्निपथ योजना को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए उससे संबंधित सरकार की अधिसूचना खारिज करने की मांग की थी। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को तैयार हो गया है। वकील प्रशांत भूषण ने CJI NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की और भूषण ने कहा कि याचिकाएं मार्च में दायर की गई थी, लेकिन अब तक इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस पर CJI ने कहा कि 2 पीठ काम नहीं कर रही है, इसीलिए हमें मुकदमों का फिर से वितरण करना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 15 जुलाई को होनी है सुनवाई। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला चल रहा है। बुधवार को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और अब 15 जुलाई को विपक्षी वकील कोर्ट के सामने अपनी दलील रखेंगे। बहस पूरी होने के बाद लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला देगी। बता दें कि आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा कांड में मुख्य आरोपी हैं और दावा किया गया था कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया इलाके में आशीष ने अपनी थार जीप से किसानों को कुचल दिया था। ये किसान केंद्रीय मंत्री के बयान का विरोध करने के लिए जुटे थे और मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी पर सुनवाई। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने मामले में सुनवाई की और किसानों की तरफ से अपना पक्ष रख दिया है और सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और अब 15 जुलाई को आशीष मिश्रा की तरफ से बेल एप्लीकेशन पर अपना
पक्ष रखा जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। आर्थिक हालात को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना और पेश किए 2014 से लेकर 2022 तक के आंकड़े। जी हां दोस्तों, आक्रामक होते जा रहे हैं दिन पर दिन राहुल गांधी, और अब हर मुद्दे पर मोदी सरकार को मुखर होकर के वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक हालातों को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी हमला किया है। उन्होंने कुछ आंकड़े साझा किए जिनमें साल 2014 से लेकर साल 2022 तक का जिक्र किया गया है। उन्होंने ये आंकड़े ट्विटर पर साझा करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि भारत सरकार का जो ऋण साल 2014 में 56 लाख करोड़ था, वो साल 2022 में 139 लाख करोड़ रुपयों पर पहुंच गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति ऋण की अगर बात करें तो जो साल 2014 में 44,348 था, वो साल 2022 आते आते 1,01,048 रुपये पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि साल 2014 में 4.7% बेरोजगारी थी, वो साल 2022 में 7.8% हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले थाली से रोटी छीनी और अब सब्जियों की थी बारी। गौरव वल्लभ का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना। जी हां दोस्तों, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़े हैं। गौरव वल्लभ ने ट्वीट करके लिखा कि पहले थाली से रोटी छीन ली, अब सब्जियों की बारी थी। आटे पर 5% जीएसटी लगाने के बाद जून 2022 में सब्जियों के भाव जून 2021 की तुलना में 17.37% बढ़ा दिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच इन पर सुनवाई करेगी। इस भर्ती योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से कुछ में इसके नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की मांग की गई है। वहीं एक अर्जी में इस स्कीम को लागू करने से पहले एक पैनल का गठन कर उसकी राय लेने की भी मांग की गई है। पिछले महीने इस स्कीम का देश के अलग अलग हिस्सों में तीखा विरोध देखने को मिला था और खासतौर पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। और 5 जुलाई को भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं एकनाथ शिंदे को धूल चटा दूंगा, सीएम शिंदे पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, सीएम की कुर्सी गंवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी तल्ख हैं। उन्होंने सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे पर फिर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को सफल नहीं होने देंगे तथा उन्हें धूल चटा देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना MLA राजन साल्वी के लिए एक चिट्ठी जारी की थी और इस चिट्ठी में उन्होंने साल्वी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद दिया है। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। शिवसेना प्रमुख ने 6 जुलाई को MLA राजन साल्वी को ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए साल्वी की पीठ थपथपाई। उद्धव ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे के चलते खामियाजा उठाया है, उनकी बनाई नाजायज सरकार से भीख नहीं मांगी तथा न ही अयोग्यता की आशंका व्यक्त की। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थकों की मंशा को नाकाम कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को किया निराश, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की है। AICC के सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह NDA की सरकार है, बावजूद राज्य सरकार के बार बार अनुशंसा के प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और आपको बता दें कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार वासियों को निराश कर दिया। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष का कहना था कि विशेष राज्य की मांग अनावश्यक नहीं की जा रही। बिहार कई वर्षों से पिछड़ा राज्य है, ये नीति आयोग
की रिपोर्ट में भी आ चुका है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से देश को भी फायदा होगा। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10% के अनुपात में होगी। अभी ये 60 और 40 है, तो कहीं 50-50 है। इससे राज्य का जो पैसा बचेगा वो विकास के और कामों में लगेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया और कहा गया कि मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अभी तक केस लिस्ट नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बुधवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को आदेश पारित किया था और उस फैसले को चुनौती दी गई है, लेकिन अभी मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर पा रही है और मामलों को दोबारा आवंटित किया जा रहा है। ऐसे में वक्त लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।